3 बार। क्या क्या? हाँ, क्यों आप? अच्छा, कहाँ घर पड़ा आपका? अच्छा, तो अब शांत हो जाइए आप लोग। आप लोग देख ही रहे हैं कि मिशन आईएएस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। आप लोग अरे क्यों हल्ला कर रहे हैं आप लोग? शांत हो जाइए। अब आप लोगों को भी डिग्निटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को भी ज्यादा बढ़ जाती है कि यदि आप मिशन आईएएस के पार्ट हैं तो रिजल्ट लाइए और मिशन आईएएस के साथ मिशन आईएएस का नाम और ऊंचा करिए। हाँ, गर्दा रिजल्ट होगा, होगा भी। हम लोग कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले की बात है, दिल्ली जाने से पहले मैं एक दिन कोचिंग इंडस्ट्री में घूम रहा था। यहाँ का जो कोचिंग इंडस्ट्री है, तो वहाँ एक सो कॉल्ड इंस्टीट्यूट के लगभग 10-12 बच्चे हमको हमें मिले और हमें पहचान गए थे, यूट्यूब वगैरह से देखे होंगे। और वो लोग बता रहे थे कि सर, अब रंजीत सर से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि हमें नोट्स एंड ऑल बहुत चीजें उन्होंने बताया। मैंने उनका रिकॉर्ड करके रंजीत सर तक पहुंचा दिया। सोचिए रंजीत सर पे कितना विश्वास है उन लोगों को। प्लीज शाउटिंग मत करिए, शोभा थोड़ी देता है। आप लोग तो इसके पार्ट हैं। बिलीव और मेहनत के साथ पढ़ना चाहिए। रिजल्ट आप लोग का हो जाएगा यदि आप लगातार सारे क्लास किए होंगे, नोट्स को फॉलो कर रहे होंगे। तो आप देख ही रहे हैं कि हम सब यूपीएससी और बीपीएससी के पढ़ाने वाले लोगों को सर फील्ड में उतारे हैं कि टीचर वाले लोगों को सक्सेस कराया जाए। आप देखे होंगे कहीं भी क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज हम लोगों के बैच में नहीं किया गया है। नहीं, आपको लगता होगा, ये आपको लगता होगा, आप नहीं समझते हैं। आप ही के लिए जो किया जा रहा है किया जा रहा है। चलिए चलिए छोड़िए, आइए हम लोग क्लास की तरफ बढ़ते हैं। पॉजिटिव निगेटिव दोनों एक साथ रहता है, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। आपकी सोच कैसी है वो आप समझते हैं। हम लोग कहां तक, पहला क्लास मेरा था, एक क्लास ही हम आप लोगों के साथ इंटरेक्शन कर चुके थे। उसमें क्या बताए थे? इंट्रोडक्शन बताए थे। मजा आया था? समझ में आ रहा है ना सब कुछ? 4 टॉपिक हमने आपको बताया था जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। हाँ, क्या स्लो कर दें? 4 टॉपिक मैंने आपको बताया था जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा मोस्टली। सॉरी, वॉइस नहीं आ रहा? अब आ रहा है? आ रहा है आवाज? 4 टॉपिक मैंने बताया था, उसमें से एक टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बस ध्यान से सुनिएगा, पहला बात। दूसरा बात ये कि जो टॉपिक मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं, रेयर एंड रेयर या इनकेस रंजीत सर का विजिट आपके क्लास में होगा तो उस टॉपिक से आपको क्वेश्चन वो पूछते हैं खड़ा करा के। तो ध्यान रखिएगा कि जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं एग्जाम के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, रंजीत सर का फेवरेट टॉपिक है। तो जब आते हैं तो जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, इन सब के बारे में खड़ा करा के रेंडमली पूछ देते हैं यदि उनको पता चलता है कि इकोनॉमिक्स का क्लास खत्म हो गया है तो थोड़ा ध्यान से, है ना। तो ये टॉपिक कौन सा होगा? नेशनल इनकम, है ना। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। कौन कह रहा है? आप बिल्कुल निफिक्र रहिए, मैं खुद अपडेटेड हूं और अपडेटेड रखता हूं, निश्चिंत रहिए, ठीक है। क्यों, मैंने आपको कुछ बिना अपडेटेड का बताया है क्या? 1991 रिफॉर्म्स वगैरह सब अपडेटेड बताया था। फिर आप निश्चिंत रहिए इसके लिए, है ना। तो राष्ट्रीय आय टॉपिक है। आपको पता है, हमें लगता है कि भारत का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इससे क्वेश्चन ना आता होगा। सभी कंपटीशन एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। रघुनंदन कुमार बहुत स्मार्ट लग रहे हैं सर, दिल्ली का पानी सुनिए,
बहुत स्मार्ट लग रहे हैं सर, दिल्ली का पानी सूट किया हुआ है। मैं पिछले 8 सालों से दिल्ली ही रह रहा हूं, दिल्ली का पानी क्या सूट करेगा। चलिए आप लोग का बैच खत्म करके फिर हमें दिल्ली ही जाना है। तो स्टार्ट, हम लोग राष्ट्रीय आय की तरफ बढ़ रहे हैं। मत बीच में मत बोलिए आप लोग। राष्ट्रीय आय, आपको पता है कि किसी भी चीज का इंपॉर्टेंस किस चीज से होता है मित्रों? उसके इनकम से। आपकी वैल्यू कब दिया जाएगा? जब आप ज्यादा कमा रहे होंगे। अभी आपका ज्यादा कम इनकम है तो आप समाज में जाते होंगे तो समाज आपको बहुत सीरियस लेता होता नहीं है। मानिए या मत मानिए, यही सही बात है। लेकिन जिस दिन आपका नौकरी लग जाएगा, आप बीपीएससी शिक्षक में बहाली होके सिलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद से आप देखेंगे कि समाज, जहां जाइएगा समाज आपको एक अलग ओहरा, अलग तरीके से ट्रीट करेगा, रेस्पेक्ट करेगा। तो सारा गेम किस चीज का है? इनकम का। इकोनॉमिक्स काम भी किस चीज पे करता है? तो इनकम पे। इनकम बढ़ाया जाए, चाहे जिस तरीके से बढ़ाया जाए, आपको पता ही है। तो ये बात कब की है? जब अपने भारत पे, मतलब इंडिया पे अंग्रेजों का शासन चल रहा था और अपने यहाँ एक बहुत ही अच्छे विद्वान व्यक्ति थे। कौन? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को बहुत ज्यादा अपने देश के प्रति चिंता थी। सुन लीजिए आप लोग, उसके बाद बोलिएगा। दादा भाई नौरोजी बहुत सोचते थे कि हमारा ही देश है, हमारे ही लोग हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारे मेहनत का जो फायदा है कौन उठा के ले जा रहा है? अंग्रेज। उन्होंने कहा कहीं ना कहीं लोगों तक बताना पड़ेगा, लोगों तक बताना पड़ेगा कि हमारे पैसों का यूज कौन कर रहा है? अंग्रेज। हमारे यहां से पैसा खींच के लेके जा रहे हैं कहां पे? ब्रिटेन में, इंग्लैंड में। उन्होंने कहा इसके पीछे हम एक कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, तभी दुनिया को पता चलेगा। जैसे मान लीजिए कि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, इस महीने मेहनत किया, आपको 10 रुपया का फायदा हुआ, अगले महीने आप मेहनत कर रहे हैं, ये 8 रुपया हो गया और मेहनत आपका बराबर है, पैसा घटते जा रहा है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं हमारे साथ धोखा हो रहा है। तभी ना पता चलेगा। आप मेहनत बराबर कर रहे हैं और आपका इनकम घटते जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ धोखा हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम एक नेशनल इनकम की थियरी लाते हैं, हर साल नेशनल इनकम निकालेंगे। इस तरह लोगों को पता चल जाएगा कि इस साल हमारे राष्ट्र का आय 500 करोड़ था, अगले साल 400 करोड़ कैसे हुआ भाई? मेहनत तो बराबर हो रहा है, प्रोडक्शन तो बराबर हो रहा है। तो वो उनका जो माइंडसेट था, उनका जो पर्पस था, वो इस बात को जानने का था कि आखिर हम आम जनता तक, लोगों तक कैसे पहुंचा पाए कि हमारे साथ क्या हो रहा है? धोखा हो रहा है। तो उन्होंने एक बुक लिखा, उसका नाम था ड्रेन ऑफ वेल्थ। आप जानते होंगे इस बुक के बारे में, हिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ में उन्होंने राष्ट्रीय आय के बारे में, नेशनल इनकम के बारे में बताया और यह भी बताया कि कैसे अंग्रेज हमारे यहां शोषण कर रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला दिया। उस फॉर्मूला में उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति आय कितना बताया था उन्होंने? 21 रुपया। प्रति व्यक्ति आय 21 रुपया बताया था। करते हैं, रुकिएगा। प्रति व्यक्ति आय 21 रुपया बताया था। तो सवाल ये आता है कि जब कोई अच्छा काम करता है तो उसके आसपास और भी सारे विद्वान होते हैं। उन लोगों ने पूछा कि सर इसका कोई फॉर्मूला तो दीजिए, आप इस साल निकाल दिए, अगले साल कैसे निकालेंगे हम? कोई फॉर्मूला दीजिए। तो ये फॉर्मूला देने में सफल नहीं रहे, अर्थात इन्होंने जैसे तैसे जोड़ तोड़ के इधर उधर से कोशिश करके, कोई भी काम फर्स्ट टाइम करता है तो जैसे तैसे अपना मेहनत करके कर रहा होता है, तो फॉर्मूला ये दे नहीं पाए। जब फॉर्मूला नहीं दिए तो इस कॉन्सेप्ट को क्या माना गया कि ये सही नहीं है। अर्थात सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। लेकिन इसकी मान्यता विद्वानों ने नहीं दिया। तो देखेंगे क्वेश्चन कैसे आता है कि प्रति व्यक्ति आय 21 रुपया निम्न में से किसके राष्ट्रीय आय के संकलन में आया? तो कौन था वो? दादा भाई नौरोजी। हालांकि इसको साइंटिफिकली नहीं माना गया है, इसको प्रूफ नहीं हुआ कि कोई फॉर्मूला उन्होंने दिया ही नहीं कि इस साल तो आपने निकाल दिया, अगले साल फिर कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला होगा तभी तो निकालेंगे। तो दादा भाई नौरोजी ने क्या दिया? फॉर्मूला उनको पता ही नहीं था। बेसिकली था क्या कि उन्होंने जो निकाला था राष्ट्रीय आय, वो निकाला था किस बेसिस पे जानते हैं? सिर्फ कृषि वाले क्षेत्र, कृषि क्षेत्र के जो लोग थे ना, इन्हीं के इनकम के बेस पे उन्होंने राष्ट्रीय आय निकाल दिया था। क्या उस वक्त भारतीय लोग सेना नहीं थे, सैनिक थे? भारतीय लोग व्यापार भी करते थे, बहुत सारे काम करते थे, लेकिन इन सबको ऐड किसने नहीं किया था? दादा भाई नौरोजी ने ऐड नहीं किया था, सिर्फ कृषि बेस पे। तो बाकी विद्वानों ने कहा कि हुजूर ये तो गलत बात है, आप रियल डेटा निकाल ही नहीं पा रहे हैं।
यदि रियल डेटा निकालते हैं तो सबके इनकम को ऐड करते हैं, सिर्फ किसके इनकम को ऐड किया गया था। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की गई निम्न में से किस पे आधारित, 4 ऑप्शन दे देता है, कृषि पे आधारित, मजदूरी पे आधारित और कृषि और मजदूरी पे आधारित, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या मारना है मित्रों, कृषि पे आधारित। तो पहले 2 4 5 लाइन लिख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए राष्ट्रीय आय हेडलाइन दे देंगे। राष्ट्रीय आय हेडलाइन दे देंगे। दे दिया आप लोगों ने, लिखिएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने दादाभाई नौरोजी ने 1867-68 में 1867 1867-68 में, है ना 1867। अच्छा गूगल करेंगे आप लोग तो 20 रुपया दिखाई देगा मित्रों, 21 रुपया इसका एग्जैक्ट डाटा है। जो इन्होंने बुक लिखा है ड्रेन ऑफ वेल्थ थिंग, उसमें 21 रुपया मेंशन किया है, इसलिए मैंने 21 रुपया बताया है, ध्यान रखेंगे, है ना। 20 रुपया गूगल पे दिखा रहा होगा, वो मिसमैच डेटा है। 20 रुपया दोनों नहीं देगा, या तो 20 रुपया देगा या 21 रुपया देगा, ठीक है। 21 रुपया मारिएगा या 20 रुपया मारिएगा, आसपास का, ठीक। क्या लिखा है, 1867-68 में किया, हो गया। नीचे एक पॉइंट देंगे, और यह गणना सिर्फ कृषि आधारित गणना था, यह गणना सिर्फ कृषि आधारित गणना था। यह गणना सिर्फ कृषि आधारित गणना था। अतः वैज्ञानिक रूप से इसे सत्य नहीं माना गया, वैज्ञानिक रूप से इसे सत्य नहीं माना गया। हो गया। अब देखिए इनके दादा भाई नौरोजी के गणना के बाद 1867-68 के बाद बहुत विद्वान आए, कोशिश बहुत की है, लेकिन उनका भी कोशिश क्या रहा, असफल रहा। अब आते हैं 1931 में एक प्रोफेसर भारत के ही, उनका नाम रहता है प्रोफेसर KRV राव, प्रोफेसर KRV राव। इन्होंने बताया फॉर्मूला के साथ सबसे पहले साइंटिफिक रूप से कि हम राष्ट्रीय आय का गणना किस तरीके से करेंगे, तो हर साल हम राष्ट्रीय आय को जांच सकेंगे, जान सकेंगे। कब का समय था मित्रों, 1931। याद करिए 1931 में कौन था भारत में, किसका शासन था, आपको पता था ब्रिटिश थे। इन्होंने प्रोफेसर KRV राव ने कोशिश किया, पूरा साइंटिफिकली एक डेटा निकाला कि इस फॉर्मूला पे हम हर साल नेशनल इनकम को मेजर कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या कि अंग्रेज इसमें भी सक्सेस रहे, उनको पता चल गया था ये सब क्यों किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है कि यदि डेटा हर साल निकलने लग गया तो भारत की जनता ये बात जान जाएगी कि हम भारत की जनता के साथ क्या कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, और भारत की जनता जान जाएगी तो हमारे खिलाफ देश में आक्रोश फैल जाएगा और हमें भगा दिया जाएगा। तो प्रोफेसर KRV राव ने जब ये डेटा दिया, उन्होंने कहा, एक फॉर्मूला दिया साइंटिफिकली कि हम कैसे नेशनल इनकम को मेजर कर सकते हैं। उन्होंने फॉर्मूला दिया, लेकिन उसके बाद क्या कंटिन्यू गणना हुई, नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि प्रोफेसर KRV राव को कई हथकंडे अपना के अंग्रेजों ने फंसा दिया और उस फॉर्मूला को फॉर्मूला तक ही रहने दिया, लोगों के बीच तक नहीं आने दिया, है ना। तो जानने की बात यह है कि एक पॉइंट लिख लेंगे 1931 में, अगला पॉइंट 1931 में पॉइंट दे के लिखेंगे, ये क्वेश्चन पूछता है। 1931 में
प्रोफेसर के आर बी राव ने प्रोफेसर के आर बी राव ने प्रोफेसर के आर बी राव लिखा हुआ है बोर्ड पे। विवेक बाबू पानी पिलाइए, पानी ला दीजिए। प्रोफेसर के आर बी राव ने वैज्ञानिक रूप से सर्वप्रथम, वैज्ञानिक रूप से हाईलाइट कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है वैज्ञानिक रूप से वैज्ञानिक रूप से सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का गणना किया, राष्ट्रीय आय की गणना किया। हो गया। अगला पॉइंट नीचे लिखेंगे एक और, एक पॉइंट और नीचे लिखेंगे। इसमें इन्होंने प्रति व्यक्ति आय कितना बताया था मित्रों? हाँ, 44 रुपए, 44 रुपए। आप लोग फिर मिस कर रहे हैं, बताइए, ध्यान यहां नहीं रखे हैं। 21 रुपए दादा भाई नौरोजी ने बताया था, और प्रोफेसर के आर बी राव ने कितना बताया मित्रों? 44 रुपया। ध्यान रखेंगे, ये दोनों क्वेश्चन पूछता है, 21 रुपया और 44 रुपया वाला, इन दोनों को हाईलाइट कर लीजिएगा। मुख्य रूप से क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ड्रेन ऑफ वेल्थ नहीं आता है वो क्वेश्चन, वो आपके सिलेबस से परे है। लिख लिया आप लोगों ने? ये लिख लिया। देखिए, यहां से नेशनल इनकम से आने वाले दो ही चीज इंपॉर्टेंट है। पहला, सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। वैज्ञानिक रूप से सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया था? प्रोफेसर के आर बी राव ने। प्रोफेसर के आर बी राव ने प्रति व्यक्ति आय कितना बताया था? दादा भाई नौरोजी ने कितना बताया था? इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको आने की कोई संभावना नहीं है। अब सॉरी, जो मेन आने वाला है, अब हम उस तरफ बढ़ेंगे। आप कॉन्सेप्ट था क्या? के आर बी राव ने जब कॉन्सेप्ट दिया तो उसमें मूल रूप से 4 पॉइंट्स थे मित्रों, है ना, जिसको आप खूब जान रहे होंगे, और हर बात में यदि आप राजनीतिक बात कर रहे होंगे तो उसका खूब पहल कर रहे होंगे। कौन कौन सा है मित्रों? जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। क्या आप इन चारों शब्दों से आप अवगत हैं या नहीं? जानते होंगे। तो इन चारों को हेडलाइन दे देंगे, आज इनको समझेंगे कि ये फॉर्मूला काम कैसे करता है, किस तरीके से ये फॉर्मूला काम करता है, होता क्या है ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी वाले लोग इसका होता है सकल घरेलू उत्पाद। नहीं, दोनों लिखिए, हिंदी में नहीं, इसका दोनों लिखिए। हिंदी वाले लोग भी दोनों लिखेंगे, हिंदी इंग्लिश। कई दफा आपसे पूछ देता है फॉर्मूला, डेफिनेशन। ग्रॉस नेशनल हिंदी भी लिख देंगे, रुक जाइए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये चारों को यदि ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपका इकोनॉमिक्स का मेन जो सेक्शन है वो हो जाएगा। एसी नहीं चल रहा है क्या जी? गर्मी हो रहा है। एसी नॉर्मल है, थोड़ा कम करो। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इन चारों को हेडलाइन देंगे, एक एक करके आज इसको निपटा लेंगे, है ना। शुद्ध डोमेस्टिक मतलब घरेलू, इन चारों को लिखिए, और इसके बाद में हम लोग एक एक करके इसके बारे में समझेंगे। कुछ लेते हैं, हाँ ठीक है, कुछ लेते आइए।
आया नहीं है कोई, लिख लीजिए। ये इकोनॉमिक्स सिर्फ आपके सिलेबस के लिए जानना जरूरी नहीं है, बल्कि आप जनरल लाइफ में भी अवेयरनेस चाहते हैं तो इन चारों चीजों को आपको जानना बहुत जरूरी है। अभी आप देखेंगे, अभी तक जो आप राजनीतिक पहल देख रहे होंगे कि जीडीपी जीडीपी जीडीपी, आप यही सुनते हैं ना जी। हर बात में जब कोई नेता डिबेट कर रहा होता है तो किस चीज की बात करता है, लेकिन आप जानते हैं नेशनल इनकम कौन सा होता है इन चारों में से? मित्रों, जीडीपी एक छल है, मेन होता है ये एनएनपी। अभी आप देखेंगे कैसे पॉलिटिकल पार्टियां आपको मूर्ख बनाती हैं, आपको पता नहीं चलता है। मेन एनएनपी होता है, जीडीपी एक दिखावा है, जीडीपी एक ड्रामेटिक आंकड़ा होता है जो आपको टॉलरेट करने के लिए बताया जाता है। मेन कौन सा होता है? एनएनपी। अभी आप देखेंगे, चारों को लिख लिया आप लोगों ने। जीडीपी से हम लोग स्टार्ट करें, जीडीपी हेडिंग देंगे। हाँ, आप समझेंगे ही। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यही होता है ना जी। कोई इसके बारे में जान रहा हो कुछ भी बताइए, सबको प्लस कर देते हैं। और कोई अच्छे से डेफिनेशन कोई बताए? हो गया, आइए कोई बात नहीं, आज देखते हैं। देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या है। डोमेस्टिक एक वर्ड देख रहे हैं आप, वर्ड का क्या मतलब होता है मित्रों? क्या होता है? घरेलू। आप घरेलू किसके बारे में बोलते हैं? जो आपके घर के अंदर हो। अर्थात ये किसके बारे में बात हो रहा है मित्रों? ये भारत थोड़ा टेढ़ा सीधा है, समझ लेंगे। भारत क्षेत्र के अंदर जितना भी एक साल के अंदर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मूल्य होगा उसी को क्या कहेंगे? जीडीपी। समझ गए? एक साल का मान लीजिए कि ये मिशन 50 IAS का कमरा मान लीजिए भारत है, इसके अंदर ये पेन का जो फाइनल मूल्य है, ये बोर्ड का जो फाइनल मूल्य है, ये डेस्क का जो फाइनल मूल्य है, मैं जो पढ़ा रहा हूं उसका जो फाइनल मूल्य है, वो सब ऐड करके क्या बनेगा? जीडीपी। क्या समझ गए? एक साल के अंदर भारत क्षेत्र के यानी किसी भी देश के क्षेत्र के अंदर मूल रूप से सभी वस्तु एवं सेवाओं का फाइनल मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी। क्या अभी समझे या और एक्सप्लेनेशन दे आपको? आसान शब्द है, ऐसे समझेंगे। एक साल के अंदर पूरे भारत के अंदर जो भी वस्तु एवं सेवाओं का फाइनल प्राइस है, फाइनल गुड्स का प्राइस है, वो क्या उस सबको जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? जीडीपी। अभी भी समझें? कुछ इसके एक्सेप्शन है, 2-3 पॉइंट वो बाद में बताएंगे। अब ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कि ये कमरा जो है भारत है, सपोज कर लीजिए, इसमें ये एसी का जो फाइनल प्राइस है अभी वो क्या चीज में ऐड होगा? जीडीपी में। ये डेस्क का जो फाइनल प्राइस है वो किस चीज में ऐड होगा? मैं जो पढ़ा रहा हूं आपसे, जो भी पैसा ले रहा हूं या इंस्टीट्यूट से जो पैसा ले रहा हूं वो सर्विस है। सर्विस तो आप जानते हैं, बताया था आपको सर्विसेज, तो वो किस चीज में ऐड होगा मित्रों? जीडीपी में। अब समझे? यानी जितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो पूरा तैयार है मुख्य रूप से, वो उनके जो प्राइस हैं वो सब जोड़ के क्या बना दिया जाता है? जीडीपी। समझ गए? समझ गए या दोबारा और ऐसे भी आसान? तो पहले जीडीपी लिख लेंगे और जीडीपी लिख के आपको एक चीज याद रखना है, यदि डोमेस्टिक आ जाए तो किस चीज के बारे में बात हो रहा है? पूरे भारत के क्षेत्र के बारे में बात हो रहा है, वो चाहे देसी हो चाहे, लेकिन कहां है? भारत में है। अब चाइना का मोबाइल आके भारत में बना रहा है तो क्या जीडीपी में ऐड होगा या नहीं? मित्रों ऐड होगा, क्योंकि यहां घरेलू दिया हुआ है। अपने घर के क्षेत्र के अंदर चाहे विदेशी हो या देसी हो, दोनों लोग बनाएंगे, वो कहां ऐड होगा? जीडीपी में, है ना। पहले जीडीपी का डेफिनेशन लिख लेंगे और उसके बाद हम 2-3 एक्सेप्शन भी बताएंगे इसके बारे में, है ना। लिखिएगा, जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद किसी भी देश में, किसी भी देश में, किसी भी देश में एक साल के अंदर
उत्पादित उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का फाइनल प्राइस है। फाइनल प्राइस है, हाँ कुल मूल्य लिख दीजिए, कुल मूल्य लिख दीजिए, कोई बात नहीं है। सबने लिख लिया। एक और कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना होगा, आप सब पिज्जा खाते होंगे, पिज्जा खाते हैं ना? नहीं खाते हैं जी, गड़बड़ है। ध्यान देंगे। आप देखते हैं इस पिज्जा किस चीज से बनता है मित्रों? ब्रेड से बनता है ना? ब्रेड से बनता है पिज्जा। अरे हाँ, ज्यादा ही मॉलिक्यूलर बेस पे आप डिफाइन करने लग गए। मैं ब्रेड से, है ना? देखिएगा, यदि ब्रेड हम चाय के साथ खाने के लिए खरीदेंगे तो वो क्या हो जाएगा? फाइनल गुड्स हो जाएगा। लेकिन यदि दुकान वाला ब्रेड पिज्जा खरीदने के लिए, बनाने के लिए खरीदेगा तो फाइनल गुड्स होगा, क्योंकि ये ब्रेड पहले खरीदेगा, उसके बाद पिज्जा बनाएगा, उसके बाद बेचेगा। दैट मीन्स ये कि जो चीज आप खरीद के डायरेक्ट यूज कर सकते हैं वो चीज होता है फाइनल गुड्स। तो ये ब्रेड जो पिज्जा वाला खरीदेगा वो जीडीपी में ऐड होगा या नहीं? नहीं ऐड होगा। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? ये ब्रेड पिज्जा वाला जो खरीदेगा वो जीडीपी में ऐड नहीं होगा, लेकिन वही ब्रेड जब हम खाने के लिए खरीदेंगे तो ऐड होगा या नहीं? बस ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है? इसलिए मैंने लिखा फाइनल गुड्स। अब आइए, क्या कह रहे हैं? बिरयानी पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं का जी? सॉरी, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। बिल्कुल नहीं होगा, वही तो हम समझा रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट है। अब हम पिज्जा पे समझा दिया, बिरयानी पे समझ जाइए। दुकानदार बिरयानी के लिए, दुकानदार यदि सामान बिरयानी को, फाइनल गुड्स क्या है? जिसको लाके मार्केट में बेचा जाए। जो चीज नहीं बिक रहा है वो सब इंटरमीडिएट गुड्स में आते हैं। हालांकि वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसलिए मैंने उसको एलाबोरेट नहीं किया है, ठीक है? 2-3 पॉइंट और। क्या आप जानते हैं कि भारत का एम्बेसी, वो दूतावास तो आप जानते हैं, भारत का दूतावास जो अमेरिका में है वो किसका हिस्सा होता है मित्रों? जानते हैं आप लोग? भारत का दूतावास चाहे किसी भी देश में हो, दूतावास का खर्च कहां ऐड होता है? जीडीपी में ऐड किया जाता है। जिस दिन दूतावास भारत सरकार किसी और देश के साथ खरीदती है, उस दिन राष्ट्रपति के स्टाम्प पेपर पे एक सिग्नेचर होता है, मोहर लगता है भारत सरकार का, और उस दिन से वो दूतावास का जमीन किसका हो जाता है? भारत का हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे, जीडीपी में यदि ये पूछे आपके एग्जाम में घुमा फिरा के कि क्या अमेरिका में स्थित भारतीय दूतावास का खर्चा भारतीय जीडीपी में ऐड होता है या नहीं, तो क्या लिखना है? होता है। जितने दूतावास हैं अब भारत का पूरे विश्व में, वो किसका क्षेत्र हो गया? भारत का, है ना? तो एक सेक्शन में पॉइंट लिखेंगे, एक सेक्शन में पॉइंट लिखेंगे। लिखिएगा, भारतीय दूतावास, भारतीय दूतावास, भारतीय दूतावास अंजू सिंह पिज्जा किसमें ऐड होगा? पिज्जा का प्राइस जो होगा वो जीडीपी में ऐड होगा, ठीक है? लिखिएगा, भारतीय, क्या लिखवाया मैंने? भारतीय दूतावास जो भारत से बाहर है, 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 भारत सरकार उसे अपना क्षेत्र मानती है। भारत सरकार उसे अपना क्षेत्र मानती है। भारत सरकार उसे अपना क्षेत्र मानती है, अर्थात यहां के खर्च को जीडीपी में जोड़ा जाता है। यहां के खर्च को जीडीपी में जोड़ा जाता है। यहां के खर्च को जीडीपी में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि यदि
फ्रांस में स्थित भारत के दूतावास का खर्च क्या भारत के जीडीपी में जोड़ा जाएगा या नहीं? तो क्या करेंगे आप लोग? जोड़ा जाएगा। ठीक, सॉरी, हाँ, नहीं नहीं, सिर्फ दूतावास, इसीलिए एक्सेप्शन में दूतावास लिखा है, बाकी कोई प्रॉपर्टी नहीं आएगा, सिर्फ दूतावास आएगा, ध्यान रखेंगे, सिर्फ एम्बेसी को ही जोड़ा जाता है ना। आइए एक पॉइंट और है, आप लोग एक बहुत न्यूज़पेपर में हमेशा सुनते होंगे मछुआरा वाला केस, कि भारत का मछुआरा निकला और पाकिस्तान ने पकड़ लिया, सुनते हैं? इसका भी गेम जीडीपी से ऐड है। जब भारत का जो समुद्री क्षेत्र है वहां से लेके, जैसे ये समुद्री क्षेत्र है, यहां से लेके और 12 नॉटिकल माइल तक किसका क्षेत्र माना जाता है? समुद्र का। ये भारत का क्षेत्र माना जाता है। तो ये 12 नॉटिकल माइल के अंदर यदि मछुआरा मछली पकड़ता है और बेचता है तो ये लीगल है, यानी किसका हिस्सा हो जाएगा? ये भारत के जीडीपी का हिस्सा हो जाएगा, है ना। और ये जैसे ही इसके आगे बढ़ेगा ये किसका हो जाएगा? जिस देश का क्षेत्र पड़ता होगा। इसीलिए जैसे ही 12 नॉटिकल माइल को क्रॉस करता है उस देश का प्रशासन उसको पकड़ लेता है। समझ गए? तो एक पॉइंट आपको जानने का ये है कि भारत के तटीय क्षेत्र से 12 नॉटिकल माइल तक की दूरी किसकी होती है? भारत की होती है। अर्थात उस 12 नॉटिकल माइल के बीच जो भी उत्पादित होता है वो कहां ऐड किया जाता है? भारत के जीडीपी में, है ना। तो क्या इसको भी लिख लीजिएगा आप लोग? लिख लीजिए, लिखवा दें? बोलिए, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? लिखवा देते हैं, पॉइंट दीजिए एक्सेप्शन में अगला। भारत के तटीय क्षेत्र से, भारत के तटीय क्षेत्र से, सभी लोग लिखेंगे, तटीय क्षेत्र से समुद्र में, भारत के तटीय क्षेत्र से समुद्र में 12 नॉटिकल माइल तक की दूरी, समुद्र में 12 नॉटिकल माइल तक की दूरी 12 नॉटिकल माइल तक की दूरी भारत का क्षेत्र माना जाता है। भारत का क्षेत्र माना जाता है। भारत का क्षेत्र माना जाता है। अर्थात यहां के उत्पादन को, अर्थात यहां के उत्पादन को, यहां के उत्पादन को जीडीपी में ऐड किया जाता है। जीडीपी में ऐड किया जाता है। यहां के उत्पादन को जीडीपी में ऐड किया जाता है। ये ज्योग्राफी के सर बताएंगे। 1 पॉइंट कुछ होता है, छोड़ दीजिए, 1 पॉइंट ऐसा ही कुछ होता है, वो मेरा सेक्शन नहीं है, वो बताएंगे, ठीक है। वैसे क्वेश्चन पूछेगा तो किलोमीटर नहीं पूछेगा, नॉटिकल माइल ही पूछेगा, क्योंकि जो अपने रूल बुक में ऐड है वो क्या है? नॉटिकल माइल ही है। तो नॉटिकल माइल के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, हमेशा क्वेश्चन किससे पूछेगा? नॉटिकल माइल से, ठीक। अब एक बात बताइए, क्या जीडीपी को पूरे तरीके से समझ गए हैं आप? आपको पता है दूतावास 12 नॉटिकल माइल तक का खर्च और अपने देश के सभी उत्पादित, जो भी देशी या विदेशी कंपनी उत्पादित कर रहा है वो सब कहाँ ऐड होगा? जीडीपी में। समझ गए पूरा डिटेल्स? आप ऐसे समझ लिए कि ये मिशन 50 का जो रूम है ये भारत है, और मान लीजिए इस क्षेत्र से समुद्र प्रारंभ होता है, यहाँ से 12 नॉटिकल माइल तक की दूरी में जो भी मछली पकड़ा जाएगा उससे उत्पादित किया जाएगा वो सब जीडीपी में ऐड होगा। और ये एक देश है और इसका ही एक दूतावास कहाँ है? 2 बिल्डिंग बाद है यहाँ से, और एक दिल्ली भी है, एक रांची भी है, उन सब का खर्च कहाँ ऐड किया जाएगा? समझ गए? मिशन 50 के जीडीपी में। समझ गए पूरा? अब अगला आता है कौन सा? जीएनपी, है ना। देखेंगे क्या है ये, ग्रॉस नेशनल। अभी लिखिए मत, अभी समझिएगा इसको, उसके बाद लिखिएगा। दोनों के बीच के वर्ड्स का क्या डिफरेंस है मित्रों?
एक में है नेशनल, एक में है डोमेस्टिक। मैंने डोमेस्टिक के बारे में आपको ये बताया, जो अपने देश के क्षेत्र के बारे में बात कर रहा हूं कि जो अपने देश के अंदर काम हो रहा है वो कहां आ जाएगा। और नेशनल का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय भावना, यानी हम और हमारे लोग। यानी यदि हमारा भाई, हमारा दोस्त, हमारा छात्र जाके अमेरिका में भी रह रहा होगा तो उसका जो खर्च होगा वो कहां ऐड करेंगे हम लोग, जीएनपी में। अर्थात वो व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, समझ गए, वो कहां ऐड होगा, जीएनपी में। यानी नेशनल का मतलब ये हो गया कि सिर्फ नागरिक की बात हो रही है, भारत के लोग की बात हो रही है, चाहे वो भारत का व्यक्ति भारत में कमा रहा हो या भारत से बाहर। लेकिन जीडीपी में किस चीज की बात हो रही है, भारत के क्षेत्र की बात हो रही है, चाहे वो देशी हो या विदेशी, है ना। तो आप डोमेस्टिक और नेशनल में क्या अंतर देख रहे हैं, बताइए। घरेलू क्षेत्र और नेशनल में क्या अंतर देख रहे हैं। यहां कौन कौन लोग आ रहा है, हमारे लोग के साथ साथ कौन लोग पैसा कमा रहा है, यहाँ पे विदेशी भी कमा रहे हैं। आपको पता ही है कि अपने क्षेत्र में चाइना की कंपनी काम कर रही है या नहीं, साउथ कोरिया कंपनी काम कर रही है या नहीं, कर रही है। बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनी है, वो सब कहां ऐड हो रहा है, जीडीपी में। नेशनल का बात किसका आ जाएगा, यदि टाटा टिस्कॉन जाके अमेरिका में काम कर रही है वो कहां ऐड होगा, नेशनल में। क्या भारत में कोई चाइना की कंपनी काम कर रही है वो ऐड होगा, नहीं ऐड होगा। तो एक बात बताइएगा, डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ चलने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, किस चीज को घटाएंगे और किस चीज को जोड़ेंगे तो आ जाएगा। क्या हम घरेलू में से भारत में जो विदेशी आय है उसको घटा दें, विदेशी कंपनियों का, यानी भारत में विदेशी कंपनियों का आय घटा दें, भारत में विदेशी कंपनियों का आय घटा दें। अभी समझिएगा, उसके बाद लिखना है ना। और विदेश में जो अपने कंपनियां कमा रहे हैं उसको जोड़ दें तो क्या हम नेशनल निकाल पाएंगे, विदेश में भारतीयों का है। बताएंगे जरा इस कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे हैं या नहीं, नहीं समझ रहे हैं। देखिए, इंडिया, हमने कहा जीडीपी में भारत में, जीडीपी में भारत के क्षेत्र में आने वाले देश और विदेश की सभी कंपनियां जोड़ा जा रहा है। और नेशनल में क्या होता है, यानी जीएनपी में क्या होता है कि सिर्फ अपने लोग, यानी भारत का नागरिक, वो भारत में कमा रहा हो या भारत के बाहर कमा रहा हो, वो कहां ऐड होता है, जीएनपी में। ऐसे समझिए, मैं और मेरा एक मतलब मेरी एक बहन जो अभी अमेरिका में वो पढ़ती है, तो सपोज करिए कि अमेरिका से पीएचडी कर रही है, तो मैं जो यहाँ खर्च कर रहा हूं ये कहां ऐड हो रहा है, मैं जो खर्च कर रहा हूं वह जीडीपी में मेरे ऐड हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो मेरी बहन खर्च कर रही होगी अमेरिका में, उसका पैसा कहां के जीडीपी में ऐड हो रहा होगा, मित्रों, वो पैसा अमेरिका के जीडीपी में ऐड हो रहा होगा और भारत के कहां ऐड होगा, जीएनपी में। क्या आप अभी समझे या नहीं समझे। यानी जो मेरी बहन भारत की नागरिक है और भारत के बाहर है, वो खर्च करेगी तो भारत के किस में ऐड होगा, और अमेरिका का किस में ऐड होगा, अमेरिका किस में ऐड होगा। समझ रहे हैं आप लोग। इसी तरह मैंने कहा कि भारत में विदेशी कंपनियों के आय, विदेशी लोगों के आय को हम घटा देते हैं डोमेस्टिक में से, जीडीपी में से भारत में विदेशी कंपनियों के आय को घटा देते हैं। यानी भारत में जो लोग विदेशी लोग आके कमा रहे हैं उनको घटा दिया, और जो भारत के नागरिक बाहर जाके कमा रहे हैं उसको जोड़ दिया। तो क्या हम राष्ट्रीय आय नहीं निकाल, नेशनल नहीं निकाल पाएंगे, जो अपने लोगों का रियल इनकम है वो नहीं निकाल पाएंगे जी। सबने सब समझ लिए। हाँ बोलिए, कोई कुछ पूछ रहा है। बाहर से जो पैसा भेजा जाता है, देखिए वो होता है रेमिटेंस, वो जीएनपी का ही पार्ट है, उसको बोलते हैं रेमिटेंस। वो जीएनपी का ही पार्ट है लेकिन बहुत कम पैसा होता है, इसीलिए उसको इक्का दुक्का होता है। 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख का क्या वैल्यू है पूरे देश के आगे, तो उसको इनविजिबल अकाउंट में रखा जाता है, दिखाया नहीं जाता है ना, छुपा के सरकार रखती है, विदेशी लेवल पे उसको शो नहीं किया जाता है। जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। हालांकि वो कहाँ ऐड होगा मित्रों, जीएनपी में ही ऐड होगा, है ना। क्या इस कॉन्सेप्ट को आप समझे हैं। इसको पहले लिखवा दे फिर जीएनपी की तरफ बढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना। इसको लिखवा देते हैं फिर जीएनपी की तरफ बढ़ेंगे। आप ऐसे लिखेंगे, डोमेस्टिक, और ऐसे लिख लेंगे नेशनल।
यानी सॉरी जीएनपी के बारे में भी लिखाएंगे, रुक जाइए, इसको समझ लीजिए तब जीएनपी अच्छे से समझ में आएगा। डोमेस्टिक मतलब क्या हो गया, घरेलू क्षेत्र से उत्पादित, क्षेत्र में उत्पादित है ना, और ये नागरिकों द्वारा उत्पादित, भारत के नागरिकों द्वारा उत्पादित, यानी भारत का नागरिक चाहे कहीं भी हो। ऐसे आप बना लेंगे, आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए, है ना, ऐसे लिख लीजिए। दोनों में यही अंतर है। जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर है, डोमेस्टिक यानी भारत के क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं की बात कर रहे हैं, और जीएनपी भारतीयों द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की बात कर रहे हैं, है ना, लिख लेंगे इसको। हाँ, इसमें देश या विश्व में, लेकिन कौन होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। इसमें भारत का नागरिक होना मस्ट नहीं है, चाहे विदेशी कंपनी हो, कोई भी हो, आके सिर्फ भारत में उत्पादित कर रहा है तो किस चीज में ऐड हो जाएगा, डोमेस्टिक यानी जीडीपी में। और भारत का व्यक्ति चाहे देश में, विदेश में या कहीं जाके वो अंतरिक्ष में किसी चीज का उत्पादन कर रहा है, वो कहाँ आ जाएगा, जीएनपी में, है ना। यानी सही बताइए, अपना कौन है, ये है या वो है। एक्चुअली सही डेटा क्या है, जीएनपी है। डोमेस्टिक जो जीडीपी दिखाया जाता है वो सरकार क्या करती है, मूर्ख बनाती है। सही बात यह है कि जीडीपी अपना होता ही नहीं है। जीडीपी हमारे फायदे की चीज है या नहीं है, जीडीपी कम है, जीएनपी बढ़े तो अच्छा बात है या जीडीपी बढ़े तो अच्छा बात है, जीएनपी बढ़े। जीडीपी आपको हल्का फायदा तुरंत के लिए दे सकता है, लेकिन जीएनपी जितना ज्यादा बढ़ेगा इसका मतलब क्या बढ़ रहा है, आपका वैल्यू बढ़ रहा है, आपका इनकम बढ़ रहा है, आपका देश का अपना इनकम बढ़ रहा है। जीडीपी बढ़ेगा यानी विदेशी कंपनी, चाइना की कंपनी आके भारत में खूब कमा रही है, तो लगेगा अरे भाई जीडीपी एकदम बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन सही बात यह है कि यदि भारत की कोई कंपनी जाके विदेश में कमाए या भारतीय कंपनी बहुत तेजी से ग्रो करेगी तो कौन सा बढ़ेगा मित्रों, जीएनपी बढ़ेगा। अब समझ गए होंगे आप लोग, यानी जब अपने घर के व्यक्ति की बात हो तो कौन सा बात आ जाएगा, जीएनपी, और अपने घर में रेंट पे दिए हुए लोगों की बात हो तो कौन सा बात आ जाएगा। अब समझ गए ना पूरा कॉन्सेप्ट, इसको समझ गए। अब आइए, हाँ अच्छा, सरकार क्या आज तक जीएनपी के बारे में सरकार कभी बोली है जी, नहीं बोली, बताएगा ही नहीं कि जीएनपी क्या होता है। हमेशा किस चीज की बात करेगा, जीडीपी के बारे में। देखिए अब हम आपसे पूछें कि जीएनपी जीडीपी से कैसे निकालेंगे तो क्या करेंगे आप, जीडीपी में से क्या घटाएंगे, क्या जोड़ेंगे, हाँ जीडीपी में से माइनस क्या करेंगे, भारत में विदेशी आय, भारत में विदेशों द्वारा उत्पादन या विदेशों द्वारा उत्पादन लिखिए, और क्या जोड़ लेंगे, अब अपने लोगों का जो बाहर में भारतीयों द्वारा विदेशों में उत्पादन है ना, भारतीयों द्वारा विदेशों में उत्पादन, इसको लिख लेंगे, है ना। इसको माइनस करना है और इसको प्लस करना है, ऐसे लिख लेंगे। जो देश में आके विदेशी कंपनियां कमा रही हैं उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और जो अपनी कंपनियां विदेशों में कमा रही है उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या निकल जाएगा, जीएनपी। इसको लिख लीजिए, इस पे एक और कॉन्सेप्ट है। अच्छा, आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा तो एक बार बताइएगा और मैं आसान करते हुए चलूंगा, है ना। सर जीडीपी का फॉर्मूला बताया तो था, देश में सभी उत्पादित फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो अंतिम मूल्य होगा उसी को जीडीपी कहते हैं। क्या क्या ऐड करना है उसमें, सभी वस्तुएं ऐड करना है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो मार्केट में बिकने लायक है उसको, हाँ नहीं, इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन सब आ जाएगा उसमें, ए टू जेड ऐड हो जाएगा। जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं, सब ऐड हो जाएगा उसमें, कह ही रहे हैं। हमने एक ही बात बता दी है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज।
लिख लिया आप लोगों ने इसको। अब देखिए एक चीज और ध्यान देंगे, इकोनॉमिक्स अपने भाषा में इसको, ये जो दोनों टर्म है उसको क्या कहता है मित्रों? NFI, नेट फैक्टर इनकम। नेट फैक्टर इनकम। यदि हम कहीं NFI प्लस माइनस लिख दें, इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों टर्म एक ही साथ हम लिख दे रहे हैं। कहीं भी ये दोनों लिखा नहीं रहेगा, इसको माइनस कर रहा है, इसको प्लस कर रहा है, इसको क्या लिख देता है इकोनॉमिक्स? NFI, यानी नेट फैक्टर इनकम, प्लस माइनस लिख देता है ना। तो आप इसको ध्यान देंगे, जब मैं NFI लिखूं इसका मतलब क्या हो गया कि मैं माइनस कर रहा हूं भारत में विदेशियों का आय, और प्लस क्या कर रहा हूं? भारतीय द्वारा विदेशों में आय। सिर्फ NFI लिखने से ये टर्म आप समझ जाइएगा, है ना। टफ तो नहीं लग रहा है? टफ लग रहा है क्या ये? नहीं ना? तो बताइएगा टफ लग रहा होगा तो अभी थोड़ा और डीप जाना है इसके बारे में। सॉरी, हैं? पहली बार सुन रहे हैं आप लोग? यही ये मेन सरकार का यही गेम होता है, यही गेम होता है सरकारों का। अच्छा हाँ बोलिए, क्या हो गया? क्यों हंस रहे हैं भाई आप लोग? अच्छा लगा है? चलिए लिख लिया, इसको लिख लिए। अब देखिएगा, जब मैं, सुनिए, अब मैं ऐसे इसको लिख सकता हूं, जरा देखिएगा, आप लोग तो मैथ पढ़े ही होंगे। GNP इक्वल टू GDP प्लस माइनस NFI लिख दूं, हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे, हम आगे NFI लिखेंगे, ये दोनों टर्म नहीं लिखेंगे, जैसे NFI लिखूं समझ जाइएगा ये माइनस हो रहा है, वो प्लस हो रहा है, यानी भारतीयों का विदेशों में आय जो है वो प्लस हो रहा है, और भारत में विदेशियों का आय क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। मैं ऐसे लिखूंगा तो आप समझ जाएंगे, है ना। और मैं अभी कुछ देर बाद GDP, GNP, NNP, NDP चारों पढ़ाने के बाद बदलवाऊंगा और इंडिविजुअली खड़ा करा के पूछवाऊंगा, ठीक है। अभी ध्यान से पढ़ लीजिए, हमसे जितना पूछना है पूछ लीजिए, लास्ट में मैं पूछूंगा। हाँ हो गया ये? सर तो सर रंजीत सर कभी आए और क्लास में वो जरूर GDP, GNP, NNP पूछते हैं, चाहे कोई भी क्लास हो उसमें पूछेंगे। ऑलमोस्ट क्वेश्चन आता है इससे। सही बात यह है कि इनसे क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ा जाए। GNP हो गया, अगला क्या था? अगला क्या था मित्रों? NDP। क्या होगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हाय, आपको मूल रूप से पता क्या है? फॉर्मूला किसका पता है? GDP का पता है। NDP, अब अभी देख रहे थे आप, GDP से क्या बदला था? GNP, यानी बीच वाला वर्ड बदला था, है ना। डोमेस्टिक और नेशनल ये बदला था ना। अब नया चीज बदल गया, क्या? G और N। तो देखिए क्या होता है, ग्रॉस और नेट। कौन सा वर्ड बदला है? ग्रॉस से नेट, यही बदला है ना। इसके बारे में कोई जानता है ग्रॉस और नेट में क्या अंतर? बनिया जी लोग हैं इसमें, वो लोग बताइए क्या होता है इसका अंतर, कुछ बताइए आप लोग। कोई भी पैकेट बिस्किट का भी खरीद रहे होंगे तो एक नीचे वर्ड लिखा होता है NETT, ध्यान से देखें आप लोग। नेट प्राइस लिखा होता है, वही होता है नेट। अभी सीखेंगे ये क्या होता है। ग्रॉस और नेट की तरफ हमको बढ़ना है कि सॉरी, हाँ वो तो है ही है, लेकिन क्या होता क्या है बताइए। सुनिए, इसको ऐसे समझेंगे, ग्रॉस क्या है सीख लीजिए, ग्रॉस और नेट में क्या अंतर है। मैंने ये चश्मा अराउंड 6 महीना पहले, क्रेजर का चश्मा है, मैंने 35,000 में लिया था, 35,000 में लिया था 6 महीना पहले। लेकिन मैं अभी मार्केट में इसको खरीदने जाऊंगा तो कितने में बिकेगा? बेचने जाऊंगा तो कितने में बिकेगा मित्रों? खूब बिकेगा तो 10,000 में बिकेगा। कुछ मेटल्स हैं इसलिए कितने में बिकेगा? 10,000 में बिकेगा। तो ये ग्रॉस क्या है प्राइस? 35,000। और अभी सही बात क्या है कि इसका मूल्य अभी मार्केट में कितना है? तो ये क्या हो गया? ये हो गया नेट और ये हो गया ग्रॉस। अर्थात ये कितना कम हो गया पैसा? 25,000 कम हो गया ना। इस 25,000 को कहते हैं मूल्यह्रास, यानी इस चश्मे का क्या हो गया? 25,000
मूल्यह्रास हो गया। हाँ बोलिए बोलिए, कोई कुछ बोल रहा है। डेप्रिसिएशन, हाँ बोलिए, कोई कुछ कह रहा था पीछे से। इसको मूल्यह्रास बोलते हैं। इससे समझे आप लोग ग्रॉस और नेट में क्या अंतर होता है। यानी वस्तु को जब हम खरीद रहे होते हैं तब का मूल्य क्या होता है, ग्रॉस होता है, लेकिन उसके कुछ दिन बाद यदि हम उसको मार्केट में ले जाके बेचते हैं तो उसका क्या मूल्य होता है, नेट होता है, कि उस वक्त उसकी वैल्यू क्या है, उसी को क्या कहेंगे हम, नेट। अब आइए एक और कॉन्सेप्ट से समझेंगे अभी। सॉरी, अरे लॉस तो होगा ही, लॉस ही होता है, ठीक है। अभी समझेंगे, एक और एग्जांपल दे रहे हैं जो मूल रूप से बिजनेस में एग्जांपल यूज किया जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा। मेरा एक दोस्त था, सुनिए, सॉरी है, हाँ बोलिए। जमीन, सोना, पत्थर, इन तीनों को इस कॉन्सेप्ट से बाहर रखा जाता है, ठीक। आइए जमीन, सोना, पत्थर ये लग्जरियस गुड्स हैं, और इकोनॉमिक्स में लग्जरियस गुड्स के लिए पहले ही इकोनॉमिक्स कहता है कि वी हैव नो प्लान फॉर लग्जरियस गुड्स, ठीक है। तो ये तीनों बाहर रहता है। आइए जरा एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे पहले बिजनेस के पर्पस से। मेरा एक दोस्त है, वो मेरे साथ तैयारी करता था 2015 से। हुआ क्या कि 2015 के बाद उसको 2019 तक कुछ नहीं हुआ, उस निकम्मे से आज तक प्री भी नहीं निकला। तो वो तैयारी छोड़ के अपने पापा के पास गया, अपने पापा के पास जाके बोला कि पापा हमें बिजनेस करना है, हमें 2 लाख रुपए दो। तो उसके बाप ने जैसे तैसे करके 2 लाख रुपए दे दिया। उसने किया क्या उस 2 लाख रुपए का, कि एक गाड़ी खरीदा, वेगनॉर, और वो गाड़ी खरीद के, कार है ना, गाड़ी खरीद के किसको दे दिया, एक ओला कंपनी है, आप जानते हैं, ओला कंपनी को दे दिया रेंट पे चलाने के लिए। और इस ओला कंपनी से 2 लाख के कार से उसको पर मंथ 30,000 का बेनिफिट होना स्टार्ट हो गया। कितना, 30,000। 30,000 का बेनिफिट हो रहा था उसको, 30,000 का बेनिफिट होना स्टार्ट हो गया। वो लगातार 2 सालों तक चलाया, है ना, 2 सालों तक ऐसे ही बिजनेस करता रहा। अर्थात 30 में कितना, 24 ऐड करेंगे ना, 2 साल में 24 महीना होता है, कितना हो जाएगा मित्रों बताइएगा, कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12 और 3 7,20,000, यही ना, ठीक है। 7,20,000 उसने कमा लिया। उसने सोचा यार बहुत कमा लिया, अब कुछ और बिजनेस करना है। ये क्या किया इसके बाद ये करता क्या है कि, एक सेकंड, ये इस कार को बेचने का सोचता है, ये कार अब बेचने को सोचता है। तो जब ये 2 लाख का कार बेचने जाता है मार्केट में, तो कितने में बिकेगा मित्रों, 2 साल चलाने के बाद मुश्किल से 50,000 में बिकेगा। 2 चीजें आप ध्यान से देखेंगे, उसको मूल फायदा कितना हो रहा है आपको देखने में, 7,20,000, लेकिन क्या उसके कार का वैल्यू भी तो 1.5 लाख गिरा हुआ है, तो उसको माइनस करिएगा या नहीं। तो जब आप उस 7 लाख, सही तरीके से फायदा क्या होगा, नेट ग्रॉस फायदा आपको दिख रहा है कितना, 7,20,000, यही दिख रहा है ना। लेकिन नेट बेनिफिट उससे पूछा जाए तो आप ये करेंगे, 7,20,000 में से क्या माइनस करेंगे मित्रों, 1.5 लाख। अब बताइए कितना पैसा आ जाएगा, 6 लाख, 5 लाख आ जाएगा, 5,70,000। $5.70 लाख। क्या आप समझे कॉन्सेप्ट को, नेट ये हो गया और ग्रॉस क्या हो गया, ये हो गया। समझ रहे हैं आप दोनों के बीच का अंतर। ये 1.5 लाख क्या हो गया, मूल्यह्रास हो गया। जो मूल्यह्रास हमने माइनस किया है वो क्या हो जाएगा, 1.5 लाख गाड़ी का वैल्यू कम हुआ, वो क्या हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, यानी इसको मूल्यह्रास कहते हैं। जो 2 लाख का कार कितने में बिक रहा है, 50,000 में, ये क्या हो गया, मूल्यह्रास हो गया। तो आपको देखने में लग रहा है कि उसको 7,20,000 फायदा हुआ है, लेकिन सही में बेनिफिट उसको कितना हो रहा है मित्रों, 5,70,000। तो ग्रॉस हो जाएगा 7,20,000 और नेट क्या हो जाएगा, 5,70,000। क्या ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, पूरा समझ गए डेप्रिसिएशन का मतलब। चलिए, किसी को कोई डाउट है तो एक और एग्जांपल देंगे, एक और एग्जांपल दें। अरे हाँ बोलिए, 1 मिनट क्या 2 मिनट लीजिए आप। समझ में आ रहा है ना जी, किसी हाँ हाँ बोल रहे हैं आप लोग,
आ रहा है ना पूरा? चलिए एक बार ऑनलाइन वालों को देख लें। सर चश्मा का एग्जाम्पल दे रहे हैं या सही में 35,000 का चश्मा है? क्यों भाई 35,000 का नहीं पहन सकते हैं चश्मा हम? अच्छा आइए एग्जाम्पल एक और ऐसे लीजिए। हाँ लीजिए एग्जाम्पल, सुनिए। ये घड़ी हमें गिफ्ट किया गया कुछ दिन पहले, मान लीजिए 1 महीना पहले। 1 महीना पहले ये घड़ी गिफ्ट किया गया। क्या क्या कह रहे हैं? किसी ने किया 1 महीना पहले ये घड़ी गिफ्ट किया गया, अर्थात ये कि ये मई में, मान लीजिए, ध्यान देंगे इधर, ध्यान दे दीजिए। एक और एग्जांपल बता रहे हैं। मई 2023 में ये गिफ्ट किया गया मेरा घड़ी, और इस घड़ी का प्राइस था कितना? 6,000। ठीक है, अरे यार 6,000 है ना? तो और अभी मैं जाके इसको जुलाई में बेच रहा हूं। जुलाई में मैं बेचने गया तो ये कितने में बिकेगा मित्रों? मान लीजिए 2,000। तो ये 6,000 से 6,000 क्या था अभी प्राइस? ग्रॉस है, और ये 2,000 क्या हो जाएगा? नेट है। अर्थात इसमें कम कितना हुआ मित्रों? ये 4,000 क्या हो जाएगा? मूल्यह्रास। 4,000 क्या हो जाएगा? मूल्यह्रास। बस यही ग्रॉस, ये जी हो गया और ये एन हो गया, है ना? समझ गए अब आप लोग? टोटल कॉन्सेप्ट ये है, ऐसे समझेंगे, ऐसे समझेंगे कि यदि हम क्या कर, एनडीपी की बात कर रहे थे ना, एनडीपी और जीडीपी, है ना? तो एनडीपी इक्वल टू जीडीपी माइनस क्या करेंगे तो एनडीपी निकल जाएगा? मूल्यह्रास। मूल्यह्रास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन। और हिंदी में क्या कहते हैं? मूल्यह्रास। क्या समझ रहे हैं आप लोग इसको? और समझ रहे हैं तो उसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। आप लोग 35,000 कर रहे हैं। कोविड जब चल रहा था तो हमने 3-4 कंपनियों में अपना अराउंड 14,500 रुपये इन्वेस्ट किया था शेयर में, और वो उसका वैल्यू जानते हैं अभी कितना है? 4.5 लाख रुपया। मैं एक दिन शेयर मार्केटिंग पढ़ा रहा था, बच्चों को बताया, बच्चे मान ही नहीं रहे थे बीपीएससी के बैच में। फिर मैंने उनको डेटा दिखाया। तो इकोनॉमिक्स का बड़ा बेनिफिट है। यदि इकोनॉमिक्स आप अपने लाइफ में जानते हैं ना, कहीं भी किसी को घुमा सकते हैं, एक बात जान लीजिए। और इस देश के सबसे विद्वान लोगों में सुब्रमण्यम स्वामी को जानते हैं आप लोग? देखते हैं कितना चंट आदमी है कि मोदी जी से नहीं डरते हैं। देखो उसको पता है, पूरा डेटा जानता है कि जीडीपी दिखाते हैं, एनएनपी क्या है। कल है मोदी जी के सामने लेके आएगा, पोथी पत्रा पलटेगा। इसलिए उससे डरिए के रहते हैं मोदी जी कि उसके सामने तेज नहीं बनना, सबके सामने बन जाए। तो इकोनॉमिस्टों से बच के बस नहीं, वो तो नेता थोड़ी है, पढ़े लिखे। देख अब जैसे मनमोहन सिंह हो गए, मनमोहन सिंह की जितनी समझ है उतना थोड़ी किसी को। रघुराम राजन जी हो गए, उर्जित आर पटेल जी हो गए, ये लोग विद्वान नहीं है, महाविद्वान है। इन लोगों के पास ऐसा डेटा है देश के बारे में कि देश कल क्या हो, देश का 1 हफ्ते बाद क्या होने वाला है, 1 साल बाद क्या होने वाला है, ये सब दे देते हैं। उर्जित आर पटेल जिस दिन रिजाइन किए ना भारत में गवर्नर पद से आरबीआई के, वर्ल्ड बैंक ने तुरंत उनको भेजा था, एक रिकमेंडेशन किया कि आप आके हमारे यहाँ इकोनॉमिक एडवाइजर बन जाइए। सब बहुत ऊंचे ओहदे के लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। ये उर्जित आर पटेल हो गए। और क्यों किया गया था, बहुत अलग कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। शायद मैंने हल्का बताया भी था आप लोगों के बैच में। पूरा ब्लंडर हो जाता, यदि इन लोगों ने नहीं किया होता ना तो पूरा क्रैश हो जाता। एक देश था, एक देश के राष्ट्रपति थे, शायद मैंने बताया था, डॉक्टर रॉबर्ट मोगेम्बो के बारे में बताया था? नहीं बताया था? फिर कभी बताएंगे। नहीं, वो पूरा इकोनॉमिक पे ही कॉन्सेप्ट है। रॉबर्ट मोगेम्बो राष्ट्रपति हुआ करते थे, है ना? वो इतना बदमाश आदमी था कि 35 साल तक अपने देश पे शासन किया। पूरा नोट क्या नाम है उस देश का, जिम्बाब्वे, उस पूरे देश के इकोनॉमी को क्रैश कर दिया था उसने। अपना पद ही नहीं छोड़ता था। लास्ट में क्या हुआ कि जब वहां के पैसों का वैल्यू गिर गया तो वो क्या करता था कि अपने देश में पैसा छपवाना स्टार्ट कर दिया आरबीआई से, मतलब वहां के आरबीआई से पैसा छपवा के लोगों तक पहुंचा दिया। तो अभी तक रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा पैसा 10 करोड़ का नोट छपा है जिम्बाब्वे में, उसी के कॉन्सेप्ट पे छपा था।
वहां की इकोनॉमी इतनी डल हो गई थी कि आदमी को बिस्किट खरीदने के लिए 10 करोड़ का नोट लेके जाना पड़ता था। यही कॉन्सेप्ट बोला रघुराम राजन ने कि यदि आप हमें कह रहे हैं कि पैसा छापो और पैसा छापो और हम जो बैलेंस है एक सिस्टम होता है एमएसएफ को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे पैसे की वैल्यू गिर जाएगी। मोदी जी बोले कि ज्यादा पैसा छापना है, उर्जित आर पटेल और रघुराम राजन ने कहा भाई हमारे रहते तो नहीं छपेगा। क्यों? क्योंकि किसके ऊपर जाता है रेस्पॉन्सिबिलिटी? गवर्नर के ऊपर। आरबीआई के कोई भी मार्केट में फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा जी? गवर्नर होगा। तो इन लोगों ने कहा रिजाइन दे देंगे लेकिन हम पैसा छापने नहीं देंगे, इसीलिए सारा ब्लंडर हुआ था। आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, मतलब आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन कभी बीपीएससी वगैरह में आपको पढ़ना हुआ तो आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना भयंकर गर्त खेल खेला गया था। यदि पैसों का गेम, जो नोट है ना, जितना 2000 का नोट छापना बिल्कुल गलत बात था। 2000 का नोट छापना ही नहीं चाहिए था। जितना ही बड़ा नोट छपता है उतना ही इकोनॉमी खत्म होती है। कभी इकोनॉमी में बड़ा नोट छापना सही बात नहीं, इसलिए बंद किया गया। पता था कि आगे क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं क्या आप? हाँ, राहुल गांधी भी पढ़े लिखे हैं। राहुल गांधी का तो खैर साइड करिए, लेकिन कम से कम मनमोहन सिंह जी हैं, उनसे पूछ लेना चाहिए। इतने आज भी वर्ल्ड बैंक का कोई कॉन्सेप्ट डेटा बिगड़ता है तो जानते हैं तुरंत मनमोहन सिंह जी को बुलाया जाता है, पूछा जाता है उनसे। वर्ल्ड बैंक के लोग पूछते हैं, आईएमएफ के लोग पूछते हैं, और अपने देश में इतने विद्वान हैं उनसे नहीं पूछा जाता। ये सब चीजें थोड़ा सा ठीक नहीं है। शक्तिकांत दास के बारे में आप जानते हैं? पहला भारत का ऐसा गवर्नर है जो हिस्ट्री से है। बताइए, हिस्ट्री से पढ़ा हुआ व्यक्ति इकोनॉमिक्स मैनेज कर रहा है देश का। आइए, खैर छोड़िए, जो भी चल रहा है लास्ट में यही सोचना है कि लाइफ इज ब्यूटीफुल, है ना, लास्ट में सोच के और क्यों दुखी रहना। क्या समझ गए आप लोग? एनडीपी से जीडीपी, एनडीपी को कैसे निकालेंगे? जीडीपी से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। आप लोगों ने 3 चीज सीख लिया है शायद, हमें लगता है। कौन कौन सा ध्यान देंगे? जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, अब क्या बचा मित्रों? एनएनपी। मित्रों सबसे इंपॉर्टेंट है ये एनएनपी। एनएनपी को ही हम कहते हैं राष्ट्रीय आय। पहले एनएनपी हेडलाइन देंगे और इसके बारे में 2-3 पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद एनएनपी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सब क्वेश्चन बताएंगे, इंतजार करिए आप। लास्ट में इन चारों को पढ़ाने के बाद क्वेश्चन ही कराएंगे, आपसे भी पूछेंगे, निश्चिंत रहिए एकदम। पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, है ना। सर आप एकदम सही बोल रहे हैं, सरकार नेता को थोड़े ना चलाने वाली चीज है। ये इमोशनल हो जाते हैं लोग। चलिए आइए, एनएनपी। हाँ बोलिए। एनडीपी के बारे में लिखाए थे, ये लिखे थे जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। ऐसे लिख लीजिए, भाषा में लिखना हो तो, कि जब हम जीडीपी में से मूल्यह्रास को घटाते हैं तो हमें एनडीपी प्राप्त होता है। लेकिन आप सीधे लिखे ना जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, हम सबको वर्ड वाइज समझाएंगे लास्ट में, चारों खत्म हो जाएगा। तो एनएनपी लिख लेंगे। क्या होता है इसका फुल फॉर्म मित्रों? नेट नेशनल प्रोडक्ट लिखेंगे। राष्ट्रीय आय मूल रूप से यही होता है प्रोडक्ट। राष्ट्रीय आय मूल रूप से यही होता है, मूल रूप से यही होता है। अब पूछे कि निम्न में से नेशनल इनकम कौन सा है? जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। तो आपको क्या मारना है? सही डेटा कौन सा है मित्रों? एनएनपी ही अपने देश का सही राष्ट्रीय आय होता है, जो सरकार हमसे छिपाती है ना। लिख लेंगे। और अगला पॉइंट एक और लिखेंगे। 1 जुलाई 2015 से, अगला लिखिएगा 1 जुलाई 2015 से, 1 जुलाई 2015 से एनएनपी का संकलन मार्केट प्राइस पे होने लग गया। मार्केट प्राइस पे होने लग गया। 1 जुलाई 2015 से एनएनपी का संकलन मार्केट प्राइस पे होने लग गया। मार्केट प्राइस पे होने लग गया। संकलन हो गया।
अब आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि ये मार्केट प्राइस क्या होता है, थोड़ी देर बाद इसको समझेंगे। बस ये लिख लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिए। मोदी जी ने आके अपने आंकड़ा को बड़ा करने के लिए ये काम किया है, इसको हाईलाइट कर लीजिए, ये भी आपको समझा देंगे। ठीक है, किसी ऑनलाइन शैलेंद्र कुमार सौरभ, सर जीएनपी में सिर्फ इनकम ही ऐड होगा या खर्च भी? इनकम खर्च दोनों ऐड होता है जीएनपी या जीडीपी किसी में भी, है ना। चलिए लिख लेंगे। एनएनपी के बारे में लिख लिए। अब आइए, आप तीनों सीख लिए हैं ना। एनएनपी आप बता दीजिएगा जीडीपी से एनएनपी की तरफ कैसे बढ़ना है, ये तो हमें लगता है आप समझ ही गए होंगे। अब हम पूछें आपसे कि एनएनपी इक्वल टू क्या होता है, तो बताइए एनएनपी इक्वल टू क्या होगा? जीडीपी क्या प्लस माइनस करना पड़ेगा? ध्यान से देखेंगे, ये क्या है? नेट, और ये क्या है? ग्रॉस। तो नेट से ग्रॉस, ग्रॉस से नेट की तरफ जाने के लिए क्या करना होगा? माइनस, ठीक है, माइनस डेप्रिसिएशन। अब बताइए ये क्या है? नेशनल, नेशनल है ना। और ये क्या है? बताइए डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाने के लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा? प्लस माइनस। क्या समझ गए आप लोग? इसको समझ गए? अभी भी नहीं समझे आप लोग? ध्यान से देखिएगा, हमने आपको वर्ड बेस पे इवेल्युएट करने का सिखाया था। मैंने कहा यदि आपको ग्रॉस से नेट की तरफ जाना है तो क्या करना होगा? डेप्रिसिएशन को माइनस करना होगा। बताया था मूल्यह्रास घटा देना है। फिर मैंने अगला बताया था कि यदि डोमेस्टिक जो भारत के क्षेत्र के अंदर हो रहा है, यदि उससे नेशनल की तरफ जाना होगा तो आपको क्या करना होगा? प्लस क्या करना होगा? प्लस भारतीयों का विदेश में आय और माइनस भारत में विदेशियों का आय। इसको मैंने किस फॉर्म में बताया था उस वक्त? प्लस माइनस एनएफआई, है ना। तो आप देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं? जीडीपी, जीडीपी, जी भी बदल रहा है एन की तरफ और डी भी बदल रहा है एन की तरफ, दो वर्ड का बदलाव हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? ये दोनों, इसमें डेप्रिसिएशन घटा देंगे, इसमें प्लस माइनस एनएफआई। क्या इस कॉन्सेप्ट को हमने बताया था पूरा आप समझे हैं या अभी भी डाउट है किसी को? किसी को डाउट है? बोलिए भाई, नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम एक और स्क्वायर बना के सबको समझाएंगे। अभी तो सिर्फ हम नॉर्मली आपको कॉन्सेप्ट समझाए हैं। रियल डेटा क्या होता है मित्रों? यही एनएनपी होता है। सरकार क्या दिखाती है? देखिए सरकार आपके साथ क्या छल कर रही होती है, ना तो डेप्रिसिएशन घटाती है और ना ही नेट फैक्टर इनकम का रियल डेटा दिखाती है। आपको जीडीपी दिखा के कहती है हम तो जी 3.5 मिलियन ट्रिलियन डॉलर का जीडीपी हो गए हैं, लेकिन क्या आप सही में उतना हैं? नहीं है, है ना। आप सही में उतना नहीं होते हैं। संजीव सान्याल हैं प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजर। आज से एक हफ्ता पहले एक स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि 2028 में वर्ल्ड का टॉप थर्ड मतलब जीडीपी वाला देश हो जाएगा। मैं ये सोच रहा था कि भारत टॉप थर्ड 2028 में हो जाएगा, लेकिन भारत में हंगर इंडेक्स आप देख रहे हैं, भूखे लोग कितने मर रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, इस पे बात नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या कहा जा रहा है कि हम टॉप थर्ड हो जाएंगे। टॉप थर्ड किसके बेस पे जीडीपी हमारी हो जाएगी? सबसे ज्यादा किसके बेस पे? जीडीपी में कौन ऐड हुआ रहता है? विदेशी कंपनियां, उनके बेस पे। क्या हम उसी के लिए बने हुए? क्या हमारी कंपनियों में ये औकात नहीं होनी चाहिए कि हम जाके अपने जीएनपी को इतना बढ़ा लें कि जीडीपी छोटा हो जाए? नहीं, मेन बात यही है, सारा फॉल्ट यही है। गांधी जी से जब, हाँ क्या घटती, हाँ वो तो होता ही है, लेकिन हमारे यहाँ मूल रूप से क्या है? सबसे ज्यादा विदेशी कंपनियों का हमारे मार्केट में किसका कब्जा है जी? 80%। अभी देखिए ये बोर्ड कहाँ का है? चाइना कंपनी का है। बताइए ये बोर्ड चाइना का है, ये पेन चाइना का। क्या भारत की कंपनियों में इतना दम नहीं है कि बोर्ड बना पाए? जानते हैं दम है, लेकिन सरकारें उस कॉन्सेप्ट पे काम नहीं कर रही हैं। आपको हम एक बात बताएं, जब गांधी से गांधीवादी विचारों के बारे में पूछा गया तो गांधी ने कहा कि अपने देश को बढ़ाने के लिए एक ही विचार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो विचार ये है कि हर व्यक्ति सेल्फ रिलायबल बने। आप यदि आगे बढ़ेंगे, योजना में आपको पढ़ाऊंगा प्लानिंग, तो आप उसमें देखेंगे कि चाइना किसकी फिलॉसफी को फॉलो करता है मित्रों? चाइना गांधीयन फिलॉसफी को फॉलो करता है। चाइना जो है, गांधी कहते थे कि हर घर में उद्योग लगा दो,
एक बड़ा उद्योग मत बनाओ, नहीं तो बड़ा उद्योग बनाओगे तो किसका कब्जा हो जाएगा? उस पर बड़े उद्योगपति का कब्जा हो जाएगा। उसने कहा कि हर घर में उद्योग बना दो, सबको सेल्फ रिलायबल बना दो, और सेम कुटीर उद्योग वही। और देखिए चाइना क्या करता है, चाइना के हर छोटे घरों में मोबाइल बनता है, चाइना के हर छोटे घरों में इलेक्ट्रॉनिक सामान बनता है। चाइना किसके इकोनॉमिक फिलॉसफी को अपनाता है? गांधीयन इकोनॉमिक फिलॉसफी को। आप जान के शॉक्ड हो जाएंगे इस बात को। और हम क्या उस इकोनॉमिक फिलॉसफी को नहीं अपना सकते हैं? अपना सकते हैं, लेकिन क्या है कि हमारा पॉलिटिक्स जो है डोमिनेटिंग कल्चर का है। हम पॉलिटिक्स में कौन सा कंपनी हमको कितना फंड देता है इस पे निर्धारित रहते हैं। देख यही ब्लंडर है। यदि हम सोच लें हर स्कूलों में, मेरा मानना है, जो मेरा कॉन्सेप्ट है, हर स्कूलों में बचपन से ही 5 से ही टेक्निकल चीजें सिखाना स्टार्ट कर दी जाए। किसी हाँ बुनियादी, गांधी यही कहते थे। गांधी कहते थे पढ़ने के साथ साथ उसको सेल्फ रिलायबल बनना सिखाइए, है ना, ताकि वो स्व आधारित हो, खुद पे खड़ा हो सके। लेकिन आज हम उस फिलॉसफी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम पीछे होते जा रहे हैं। और चाइना इसी फिलॉसफी को फॉलो करके कहां चला जा रहा है देख रहे हैं, वर्ल्ड का टॉप। हालांकि चाइना का $5 ट्रिलियन उसका जीडीपी है, लेकिन उसका जीएनपी सबसे ज्यादा है। अमेरिका का कितना ट्रिलियन डॉलर है मित्रों? आप लोग ये सब थोड़ा डेटा जानते रहिए, आप लोग टीचर बनने हो। $16 ट्रिलियन है। तो जानते हैं आप लोग, ध्यान रखिए कि यदि आज अमेरिका का जो है, अमेरिका सिर्फ इस बेस पे है क्योंकि उसके पास इकोनॉमिक पावर के साथ साथ पॉलिटिकल पावर भी है, क्योंकि कई इंटरनेशनल बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? अमेरिका में है। यदि अमेरिका से उन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को हटा लिया जाए तो सबसे ऊपर कौन चला जाएगा? चाइना चला जाएगा। चाइना बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि चाइना किसकी फिलॉसफी को अपनाता है? गांधीयन फिलॉसफी को। जो लोग गाली देते हैं चाइना को, सब बात ठीक है, लेकिन अच्छाई यदि हमारा दुश्मन में भी अच्छाई है ना, तो उसको लेके सीख लेना चाहिए, उसमें बुरा नहीं है। और इसीलिए चाइना धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, आप देख रहे हैं, और करेगा। पूरे वर्ल्ड के 80% मार्केट पे किसका कब्जा है? चाइना का। क्या भारत की कंपनियों में इतना दम नहीं है? है, लेकिन हम भारत के एजुकेशन सिस्टम को, भारत के ग्रास पे काम करना होगा, तब जाके होगा। पॉलिटिकल डोमिनेटिंग कल्चर को हटा देना होगा, तब जाके काम होगा। लेकिन ये सब हमें नहीं लगता है कि भारत में कभी हो पाएगा। ये सब एक गेम है। लेकिन हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक, बात बिल्कुल सही है। अब सुन लीजिए, आप अभी बोले ना एनएनपी, ये बताइए आप, भारत की कई कंपनियां विदेशों में काम कर रही हैं जो खूब विदेशों में नाम है। आप जानते हैं कुछ दो चार हैं गिने चुने, एक एसबीआई है, एक टाटा टिस्कॉन है, एक आध दो कंपनियां हैं। लेकिन आप चाइना के एनएनपी के बारे में जानने की क्या जरूरत है? आप सोचिए आपके मार्केट में सबसे ज्यादा कौन सी कंपनी है जी? आप सोचिए, जब बाहर मार्केट में आपके चाइना की कंपनी है तो वैसे ही उसका एनएनपी हाई होगा। चाइना में कोई विदेशी कंपनी जाके काम करता है? जल्दी नहीं करता है, क्योंकि चाइना के पास इतना प्रोडक्शन है, चाइना अपने बाजार को इतना तरीके से कैप्चर कर रखा है कि उसको दूसरे कंपनियों की जरूरत ही है। तो वैसे ही वो हाई है। आप नहीं समझ रहे हैं, एनएनपी का पता चल जाता है आपके देश के कंपनियों के ग्रोथ से। समझ गए ना कि आपके देश की कंपनियों का ग्रोथ क्या है। आपको एक बात जान के ताजुब होगा कि जब देश अपने दो चार कंपनियां ही हो, अडानी जी हो गए, अंबानी जी हो गए, टाटा हो गया, जो विदेशों में अपना परचम फहराए हुए है, अदरवाइज किसी में दम नहीं है भारत की कंपनियों को। क्यों? और चाइना का देखिए, ये कौन सी कंपनी है जी? बेनक्यू, छोटी सी कंपनी होगी चाइना में, यहाँ आके काम कर रही है। इसका ये कहाँ के एनएनपी में ऐड हो रहा होगा? जो खरीदे हम लोग पैसा, वहां के चाइना के एनएनपी में ऐड हो रहा होगा। हमारे जीडीपी में ऐड हुआ और वहां के एनएनपी में ऐड हुआ। बताइए, आपको इससे नहीं पता चल रहा है कि चाइना का एनएनपी अच्छा होगा या बुरा होगा? समझ रहे हैं बात? यही आप बस कॉन्सेप्ट समझने की, बताए या ना बताए। आप जाके अमेरिका में देखिएगा, लावा का फोन बिकता है जी? नहीं बिकता है ना, लावा इंडियन कंपनी है। लेकिन अमेरिका में जाके देखिएगा तो क्या रियलमी का फोन बिकता हुआ दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। समझ गए? तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए एनएनपी किसका ज्यादा है, आपका ज्यादा है कि चाइना का? चाइना का ज्यादा है। ये कहने की बात नहीं होती, झूठ मूठ का डेटा दिखाने से काम नहीं होगा। सही बात यह है कि आपको भी पता है कि हमारा एनएनपी खराब है। आपको पता है कि हमारी भारत की दो चार कंपनियां हैं जो जाके विदेशों में काम करती है। चाइना 80% मार्केट पे कब्जा करता है मित्रों। सही बताएं तो अभी जाके मार्केट में टेबल खरीदते हैं, वो भी चाइनीज टेबल मिल रहा है। समझ गए? तो तारीफ तो करना पड़ेगा यदि करता है तो। सरकार क्या दिखाती है? जीडीपी। और रियल डेटा क्या होता है मित्रों?
जीडीपी में डेप्रिसिएशन घटाएंगे और प्लस माइनस एनएफआई, तो क्या आ जाएगा एनएनपी। चलिए आइए अब एक कॉन्सेप्ट आप देखेंगे, पूछते जाएंगे, आप लोग बताते जाइएगा, है ना। बताइए क्या घटाना होगा, जीडीपी से जीएनपी की तरफ जाने के लिए क्या घटाना होगा। ठीक है, जीएनपी अब हो जाएगा एनडीपी। अब बताइएगा क्या घटाना पड़ेगा जीडीपी से एनडीपी की तरफ जाने के लिए, क्या घटाना होगा जी। ठीक है, अब एनडीपी से एनएनपी की तरफ जाने के लिए क्या घटाना होगा, मूल्यह्रास। ध्यान से देखिए, एन एन सेम है, डी और एन बदल रहा है। अब बताइएगा एनएनपी से जीएनपी की तरफ जाने के लिए क्या जोड़ना होगा, नीचे से ऊपर जा रहे हैं एनएनपी से जीएनपी की तरफ, यानी एन से जीपी की तरफ क्या हो जाएगा, ये ऊपर जा रहे हैं ऊपर। ठीक है, प्लस डेप्रिसिएशन। अब बताइएगा यहां से यहां आने के लिए क्या करना होगा, जीडीपी से एनएनपी की तरफ। अभी बताएं, जीडीपी से एनएनपी की तरफ आने के लिए माइनस प्लस माइनस। क्या आपने इस डेटा को पूरा समझा है, किसी को कोई डाउट, पहले इसको उतारिए और किसी भी अंक पे कहीं डाउट है तो बताइए, उसको पूरा तरीके से एलाबोरेट करेंगे, फिर बताएंगे आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। सॉरी, एक बार और बता दे, इसको उतार लीजिए लोग साफ साफ, उसके बाद बता देंगे। उम्मीद है आप जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी समझिए जाएंगे। हिंदी, अब हिंदी वाले ये नहीं ना कहेंगे डीईपी लिखे हैं तो मूल्यह्रास नहीं है, आप लोग अपने से लिख लीजिएगा इसको। डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, मूल्यह्रास। ओम शिवाय। सॉरी, बोलिए। डीसीपी कहाँ है, डीईपी होगा, कहीं डीसीपी नहीं होगा, डीई है, डेप्रिसिएशन। अच्छा लिखिए, लिख देते हैं आपको, एक सेकंड। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं, सॉरी। पार कर रहा है जी, कितने लोगों का पार कर रहा है जरा बताएंगे। 3-4 आदमी को पार कर रहा है। चलिए दोबारा समझाएंगे, दोबारा समझाएंगे, शांत रहिए। चलिए कुछ लाए नहीं है जी, शांत रहिए, अब दोबारा समझेंगे आप लोग। जिसको पार कर रहा है वो जरा विशेष ध्यान दे, बस ध्यान से। हमने आपको दो कॉन्सेप्ट सिखाया था, पहले आप पार कर रहा है तो इसको देख लीजिएगा, ग्रॉस, अच्छा हिंदी में लिखें, चलिए, सकल और शुद्ध।
सकल और शुद्ध। हमने क्या कहा था, सकल से शुद्ध की तरफ जाने के लिए क्या घटाना होगा मित्रों, मूल्यह्रास। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल बताया था, दोबारा तो नहीं समझाना पड़ेगा इसको समझ रहे हैं ना सभी लोग। चलिए अगला एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, डोमेस्टिक यानी घरेलू से कहां, नेशनल यानी राष्ट्रीय की तरफ जाने के लिए। इसमें आपको क्या करना था, प्लस माइनस NFI के बारे में मैंने पूरा समझाया था, आप समझ चुके होंगे। इसमें होता यह है कि प्लस करना होता है भारतीयों द्वारा विदेशों में आय, और माइनस करना होता है भारत में विदेशी आय। ठीक, इसी को बोलते हैं हम लोग प्लस माइनस NFI, है ना। यही दो चीज आपको देखना है। अब ये आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इन सबको, इन्हीं दोनों को वर्ड बेस पे समझ लीजिए। GDP से GNP की तरफ जाना है। कौन कौन से वर्ड में बदलाव हो रहा है, ये डोमेस्टिक और ये नेशनल है, यानी ये घरेलू है और ये राष्ट्रीय है। जरा देखिएगा, डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाने के लिए क्या करना है, अब प्लस माइनस NFI मैंने कर दिया है, समझ गया। अब देखिए मैंने कहा कि GDP से NDP की तरफ आना है, कौन सा वर्ड बदल रहा है, DP बराबर है ग्रॉस से नेशनल की तरफ आ रहे हैं। तो ग्रॉस से नेशनल की तरफ जाने के लिए क्या करना है मित्रों, मूल्यह्रास करना है। मैंने मूल्यह्रास कर दिया माइनस, ठीक है। अब क्या, तो ग्रॉस से नेट की तरफ, तो ग्रॉस से नेट जाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, मूल्यह्रास माइनस कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए NDP से NNP की तरफ जाना है, कौन कौन सा वर्ड बदल रहा है, नेट बराबर है डोमेस्टिक और नेशनल बदल रहा है। मैंने कहा था डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाने के लिए क्या करना है। अब देखिएगा NNP से GNP की तरफ जाना है, NNP से GNP की तरफ जाना है, सॉरी हाँ इसमें उल्टा हो रहा है, यानी नेट से ग्रॉस की तरफ जाना है तो क्या जोड़ना होगा, मूल्यह्रास जोड़ देंगे। मैंने कहा सरकार आपको डेटा कौन सी दिखाती है मित्रों, कौन सा डेटा दिखाती है, GDP। और रियल इनकम क्या होता है, यानी नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय सही में क्या होता है, राष्ट्रीय आय NNP होता है। क्या अभी भी आप समझे हैं या अभी भी आपके सर से ऊपर जा रहा है किसी का, और अभी भी किसी के सर से ऊपर जा रहा है तो वो आके हमसे दोबारा समझ लेगा, है ना, क्लास के बाद, क्योंकि हमें लगता है 95% लोग समझ चुके हैं, है ना, समझ आ गया ना जी सबको। चलिए 2-3 पॉइंट और सीखना है इसमें जो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन कैसे आता है एक बार ध्यान से सुन लेंगे। क्वेश्चन ऐसे आएगा, क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से राष्ट्रीय आय कौन सा है, 4 ऑप्शन, GDP, GNP, NNP, NDP, तो NNP है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन ऐसे आएगा, निम्न में से NDP कौन सा है, और दे देगा GNP माइनस मूल्यह्रास, NNP माइनस प्लस माइनस NFI, तो आपको क्या मारना होगा देख लीजिएगा, NNP प्लस माइनस NFI। अच्छा, एक तरह से और देगा, NNP को जगह लिख देगा राष्ट्रीय आय प्लस माइनस NFI, नेट फैक्टर इनकम। तो आप ऐसा नहीं कि NNP जहां लिखे राष्ट्रीय आय उसका मतलब क्या हो गया, NNP, जहां राष्ट्रीय आय लिख दे उसका मतलब क्या हो गया, ठीक है। तो NNP ना लिख के राष्ट्रीय आय लिखेगा तो उसको अलग नहीं समझना है, वर्ड के साथ खेलता है वो। राष्ट्रीय आय देगा तो आप बगल में NNP लिख लेंगे और तब प्लस माइनस करके बना लेंगे, है ना। हाँ, जहां राष्ट्रीय आय दिया इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, NNP की बात कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। दूसरा बात ऐसा आएगा कि GDP में से मूल्यह्रास GDP में मूल्यह्रास जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, GDP में मूल्यह्रास घटाने पे क्या प्राप्त होता है, बताइए क्या होगा, NDP, GDP माइनस डेप्रिसिएशन क्या प्राप्त होगा, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। अब इसको भाषा में ऐसे पूछ देगा, सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास को हटाएंगे तो निम्न में से क्या प्राप्त होगा, तो आप इसको ध्यान देंगे कि क्या हो जाएगा, शुद्ध घरेलू उत्पाद, है ना। जो मैंने इंग्लिश में वर्ड वाइज दिया है उसको आपको हिंदी में शब्दों के साथ समझ लेना होगा। अच्छा, इसका एक और तरीका है, यदि आपके एग्जाम में ऐसा नहीं शब्दों के साथ दे रहा है तो जैसे ही लिखे उसके बगल में शॉर्ट फॉर्म में GNP, NDP, NNP लिख लेंगे, है ना, तो आपको बात कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ ऐसे देगा, ये यहाँ पे GDP की जगह पे क्या लिखेगा,
सकल घरेलू उत्पाद लिखेगा, है ना। तो आप उसको जीडीपी अपने शॉर्ट फॉर्म में दिमाग में उतार लेना है। बस ये चित्र याद रखेंगे तो हमें लगता है कि आपका जो क्वेश्चन आने वाला है हो जाएगा। देखिए 2 क्वेश्चन तो इससे आएगा, तय बात है कि आएगा, ठीक है। तो आप इस चित्र को बढ़िया से ध्यान से याद कर लेंगे, काम हो जाएगा आपका। क्वेश्चन बताए तो अभी क्वेश्चन ही तो बता रहे हैं आपको, आप कैसे बताएं। अच्छा आप बताइए, आप कुछ पूछना है तो 10 मिनट जो पूछना है, जितना अभी बताएं उसके बारे में पूछ सकते हैं आप, जितना पूछना है पूछिए, किसी को भी बताइए। हाँ बोलिए। नहीं बताए थे, गुड्स एंड सर्विसेज बताए थे, तो बताए थे उस दिन। अच्छा ये आपका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इनका, ये भी बता देते हैं। सुनिए, इन्होंने कहा अच्छा क्वेश्चन ऐसा पूछ भी सकता है। अरे शांत हो जाइए, ध्यान दीजिएगा। क्या आपके घर में मम्मी खाना बना के खिलाती है, उसको जीडीपी में ऐड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? मैंने आपको बताया था। देखिए इकोनॉमिक्स एक कॉन्सेप्ट पे काम करता है। इकोनॉमिक्स कहता है इकोनॉमिक्स हैज नो वैल्यू ऑफ इमोशन। आप जिस चीज का रिजल्ट नहीं आया, इसका मतलब क्या है? मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में भी, यदि आप पढ़ रहे हैं और आपका रिजल्ट नहीं हुआ तो इकोनॉमिक कहता है तुम निकम्मा हो, तुम कुछ मेहनत नहीं किए हो। इकोनॉमिक इस चीज से मतलब नहीं रखता है कि किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया, लेकिन इकोनॉमिक के नजर में क्या है कि तुम निकम्मा हो। उससे कोई लेना देना नहीं है कि सिलेबस बदला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसी तरह मम्मी खाना बना के अपने बेटे को खिलाती है तो क्या होता है? इमोशनली खिलाती है। क्या मम्मी खाना बनाने के लिए पैसा लेती है? क्या नहीं लेती ना। तो इकोनॉमिक्स के नजर में वो कहता है इकोनॉमिक्स की निकम्मा हो तुम। ये गलत बात है। बिना फायदे का, बिना परिणाम का इकोनॉमिक्स किसी चीज को सही नहीं मानता है। बिना पैसे के लेन देन के बातों को इकोनॉमिक्स कहता है इलीगल है, असंवैधानिक है, गलत है, मानते ही नहीं है। तो कोई भी ऐसा काम यदि आप किसी को इमोशनली किसी को पैम्पर कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप किसी दोस्त को बहुत ज्यादा खुश होकर दिन भर पढ़ा रहे हैं और उसका रिजल्ट हो जाता है, आपका नहीं होता है, तो इकोनॉमिक्स ये नहीं कहेगा कि आप बहुत अच्छा हैं। इकोनॉमिक्स सीधे यही बात कहे कि आप निकम्मा हैं, और कुछ नहीं। समझ के बात? तो इकोनॉमिक्स टोटली डिपेंड ऑन रिजल्ट। रिजल्ट आप, हाँ जहां, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ यदि ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो इकोनॉमिक्स के नजर में क्या है? वो निकम्मा है, कुछ नहीं है, फालतू है। तो यदि ऐसा क्वेश्चन पूछे आपके एग्जाम में कि क्या राष्ट्रीय आय में मम्मी का बनाया हुआ खाना ऐड होगा या नहीं, तो होगा या नहीं जी? नहीं होगा। क्या आप किसी अपने दोस्त को मूल रूप से गिफ्ट किए हैं, उससे वो गिफ्ट राष्ट्रीय आय में ऐड होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कौन है होगा? नहीं होगा। गिफ्ट आप इमोशनली ऐड कर रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, गिफ्ट से आपको कुछ मिला फायदा? एक सेकंड, हम आपको बताते हैं। गिफ्ट के साथ बताते हैं। आप गिफ्ट थोड़ी खरीदते हैं, खरीदते क्या है? वस्तु खरीदते हैं। जब वस्तु खरीद रहे होते हैं तो उसका पैसा उस वक्त ऐड हो जाता है। गिफ्ट बाद में, वस्तु आप अपने लिए खरीदते हैं और उसी को गिफ्ट बना के देते हैं, तो एज ए गिफ्ट उसका वैल्यू नहीं होता है, एज ए वस्तु होता है। समझ गए बात? हाँ और बताइए, और कुछ पूछना है? मेरा घड़ी गिफ्ट है भाई, नहीं होगा। और जोर से बोलिए ना, सॉरी आवाज नहीं आ रहा है। अरे शांत हो जाइए। क्या? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। वो भारत के घरेलू क्षेत्र में आके काम कर रहे हैं ना, बिल्कुल होगा। सही क्वेश्चन पूछा इन्होंने। हाँ हाँ, जीडीपी में ऐड होगा हमारे, और चाइना के जीएनपी में ऐड होगा। मूल्यह्रास फायदा किसको? देखिए वो तो वस्तु के ऊपर है। वस्तु कैसा है? वस्तु ज्यादा दिन तक रह जाता है। आप ऐसे समझिए ना, यदि आप किसी कोई मोबाइल लॉन्च होता है, उस वक्त उसका प्राइस 10,000 होता है, एक महीने बाद उसी को उसी प्लेटफॉर्म पे खरीदने जाइएगा तो देखिएगा 9,000 में मिलेगा। अर्थात ये कि 1,000 उसका क्या हो गया? वैल्यू लो हो। भारत को घाटा हुआ तो हो ही रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको बताएंगे। घाटा ऐसे होता है कि आप खरीद उससे ज्यादा रहे हैं और बेच उसको कम रहे हैं,
तो देश घाटे में ही तो जा रहा है, अपना रुपया उसके पास जा रहा है लेकिन उसका डॉलर हमारे यहाँ कम आ रहा है। इस कॉन्सेप्ट से कहा जाता है। हो गया जी, टाइम हो गया है नीचे वाले क्या है? अच्छा सुनिए, क्वेश्चन हम आएंगे तो आपको वैसे राष्ट्रीय आय पे क्वेश्चन मैं 50-60 क्वेश्चन तैयार कर रहा हूं। सुनिए, सिर्फ राष्ट्रीय आय पे नहीं, ओवरऑल इकोनॉमिक्स पे वन लाइनर और 50-60 क्या 100 के आसपास। दूसरे बैच में बच्चों ने हमसे बोला था कि सर करा दीजिएगा, तो 100 क्वेश्चन हम आपके पीडीएफ आपके ग्रुप में पीडीएफ पे भिजवा देंगे, उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। बोलिए बोलिए। ये आप मैनेजमेंट से बात कीजिए, जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। कुछ कह रहे हैं आप, आवाज नहीं आ रहा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। मैनेजमेंट से इस पे बात कीजिएगा, हमें जो ड्यूटी मिलेगा वो हम करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।